स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री क्लास में वेलकम किया जाता है। देखो, मैं अपना ये लेक्चर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टॉप किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में मैं जो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेट करा रहा था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कराते वक्त जो लास्ट का पार्ट था, उसका फिफ्थ पार्ट, वो इनकम्प्लीट रहा था। तो मैं वहीं से ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बिना टाइम गवाए। देखो, मैं क्या करना चाह रहा था, मैं कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल, EMF को कैलकुलेट कराना चाह रहा था। कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस दी थी और सेल दिए थे, तो मुझे रिएक्शन भी और सेल भी दिए थे। तो यहाँ मेरा लास्ट वाला जो फिफ्थ पार्ट था, वो एक रिएक्शन था जो मैं नहीं करा पाया था, तो मैं उसको ही यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहीं से आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, एक रिएक्शन दी हुई है मुझे Fe2+ प्लस Zn, एरो Zn2+ प्लस Fe। ये जो बेटा प्लस है ये एक्वस है, और ये क्या है, Fe और Zn सॉलिड है। तो देखो, ये इक्वेशन दी थी। अब देखो, Fe2+ से कहाँ जा रहा है, Fe 0 में, यानी कि +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जो रिडक्शन होता है वो मेरा क्या होता है, कैथोड होता है। ये मैं आपको बता चुका कई बार। Zn 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बता चुका। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। अब देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E0 सेल, मैंने बताया था आपको, ये E0 है, फॉर्मूला बताया था E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, और ये बताया था यहाँ दोनों जो हम वैल्यू लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे हम वैल्यू लिया करते हैं। ठीक है, ये सब बात मैंने आपको बताई थी। तो E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखो, इसमें थोड़ा सा लोचा क्या है, एग्जामिनर बहुत सातिर होता है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चे को इस तरह से क्वेश्चन दे, बहुत आसान क्वेश्चन दे, ताकि बच्चा फटाफट से उसको सोल्व कर ले। वो देखना चाहता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। तो यहाँ एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाया है। मैं बता रहा हूँ कि वो उसने क्या घुमाना चाहे एग्जामिनर ने। देखो, यहाँ जो बेटा Fe है, इसकी वैल्यू जो दी है, देखो Fe से कहाँ जा रहा है, Fe2+ में, यानी कि Fe से कहाँ जा रहा है, Fe2+ में। इसकी वैल्यू दी है मुझे 0.41, यानी कि Fe से कहाँ पे जाता है, Fe2+ में। तो 0 से +2 में जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये देखो स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो मेरे को वैल्यू दी हुई है, ये मेरे को दी हुई है बेटा SOP की वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मुझे ये दी हुई है। और मुझे क्या चाहिए, मैंने बताया था अभी, इन दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, और दी हुई है किसकी वैल्यू, SOP की वैल्यू। तो यदि SOP है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि SOP और SRP में आपस में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट साइन का रिलेशन हुआ करता है। तो देखिएगा, यदि SOP + 0.41 है तो इसका SRP कितना होगा, -0.41 इसका क्या होगा, SRP होगा। अब देखो, मुझे SRP मिल चुका, कैथोड एनोड यहाँ से मिल चुके, तो फॉर्मूला पुट करूँगा E कैथोड माइनस E एनोड। देखो, E कैथोड कितना, -0.41, -0.41 माइनस, अब देखो ये क्या है, जिंक किसका काम कर रहा है, जिंक एनोड का काम कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, +0.76। तो यहाँ माइनस में रखूँगा मैं 0.76, अंदर प्लस होगा, बाहर माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स कैलकुलेट पार्ट आप लोगों का होता है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाती है -1.17 वोल्ट। तो देखो, यहाँ मैंने सारे एक्सेप्ट कवर किए, सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने कवर की EMF के बारे में, कि EMF को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रिएक्शन दी हो या सेल दिया हो। यदि सेल दिया है तो वहाँ से आप लोन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लोन मेथड से आप क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट में हमेशा वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो तो क्या होता है, एनोड, और जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो सेल में तो आप सीधा कैथोड एनोड को किस तरह से पहचानोगे, लोन मेथड से। और यदि रिएक्शन दी हुई है, यदि रिएक्शन है तो रिएक्शन में ये देख लेना कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और ये वैल्यू देके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बेटे से आगे बढ़ रहा हूँ, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि EMF और सेल पोटेंशियल में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है, बहुत मामूली सा एक डिफरेंस होता है। देखो, ये क्या होता है कि सेम ही होता है, और इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मान के चलते हैं कि सेम है, लेकिन जो इनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल, यानी कि सेल पोटेंशियल
ई सेल। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल ई सेल। देखो क्या डिफरेंस होता है, अभी आप समझ जाएंगे। ये मेरे 2 कंपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोड में लगाता हूँ किस मेटल का, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस मेटल का मैं इलेक्ट्रोड लगाता हूँ और दोनों को क्या करता हूँ बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं एक की लगाता हूँ। ये क्या है, ये एक की है। तो ये मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। 2 मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एनोड, बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ मैंने क्या किया, एक की लगा दी इसमें, ठीक है ना। अब देखो यदि मैं इस की को ऑन ना करूँ, यदि मैं इस की को ऑन ना करूँ, इस की को ना करने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ईएमएफ, और की को ऑन करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है बेटा सेल पोटेंशियल। बस यही डिफरेंस था जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। की को यदि मैं ऑन ना करूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ईएमएफ, और यदि मैं मान लीजिए की को ऑन कर दूं उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सेल पोटेंशियल। देखो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हम ईएमएफ और सेल पोटेंशियल को इक्वल मान के चलते हैं। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है, यदि कोई थ्योरेटिकल मालूम करने लगे तो ये डिफरेंस है। तो देखो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सेल पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल, यहाँ लिखता हूँ देखो, सेल पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस when the cell is in use, cell is used and EMF is the potential difference, and EMF is the potential difference when the cell is not in use, when the cell is not in use। यानी कि सेल पोटेंशियल तो क्या होता है, सेल पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल क्या है, वर्किंग में है। व्हेन सेल इज इन यूज, वर्किंग में है, सेल को हम यूज कर रहे हैं। और ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कौन सा, कि ज़्यादा सेल इज नॉट इन यूज, जब सेल यूज में नहीं है। तो देखो यही डिफरेंस होता है। अब देखो यदि मैं बात करूं किस चीज़ की, सेल पोटेंशियल, यहाँ देखो सेल पोटेंशियल शॉर्टर देन होता है किससे, ईएमएफ से। सेल पोटेंशियल या ईएमएफ क्या है, ग्रेटर देन है सेल पोटेंशियल से। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो दिख रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया था ईएमएफ इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज विच ए सेल डिलीवर, विच ए सेल डिलीवर, यानी कि ईएमएफ वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, ईएमएफ है वो। इसलिए मैंने क्या लिखा है, यदि थ्योरेटिकली आप देखोगे तो ईएमएफ क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, सेल पोटेंशियल से। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन करोगे फॉर कैलकुलेशन करोगे तो बेटा देखो सेल पोटेंशियल
जो होता है यानी कि ई सेल, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ई सेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के। यानी कि ये थ्योरेटिकल हुआ करता है जो बताया आपको, ये जो डिफरेंस है यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हुआ करता है, ईएमएफ हुआ करता है। तो ये देखो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बताया है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि 90% स्टूडेंट ये मानते हैं कि दोनों एक ही सेम चीज़ होती हैं, ईएमएफ बोल लीजिए या सेल पोटेंशियल बोल लीजिए। इस डिफरेंस का बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, तो मैंने आज ये बताया, तो इसको आप जो है एक बार क्लिक कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्लिक कीजिए एक बार, इसको इधर से क्लिक कीजिए। चलिए अब देखो मैं थोड़ा सा इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, अब मैं इसकी बात करूंगा, थोड़ी सी इसके बारे में बात करूंगा। देखो मेरा एक ही हाफ सेल है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये मैं कितनी बार बता चुका। सपोज ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है और ये मेरा क्या है, हाफ सेल है। और इसमें बताइए यदि ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोड भी किसका यूज करूँगा मैं यहाँ पे बेटा, Zn का। अब बताइए क्या इसका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ, इसका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो कभी भी यदि कोई मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वी कांट डिफाइन पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। यानी कि इसका जो है हम पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बता रहा हूँ, इसका हम पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम डिफाइन कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, ये एक हाफ सेल है। तो यदि आपके पास एक हाफ सेल है तो आप कभी भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी आपको क्लियर हो जाएगा आफ्टर फ्यू मिनट्स। देखो क्यों नहीं कर सकते, तो हमें लिख लेंगे पहले इस बात को, वी कांट डिफाइन पोटेंशियल ऑफ, कांट डिफाइन पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, single electrode because circuit is not complete. Circuit not complete. It is a half cell. ये क्या है बेटा, it is a हाफ सेल। देखो कभी भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा भी सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। बताओ ये सर्किट कंप्लीट है, मैंने आपको बताया ना सर्किट कंप्लीट होने के क्या होता है, एक 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक कैथोड जिसमें एक कैथोड लगा होता है और एक एनोड लगा होता है, तब मेरा क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, उसी में से करंट फ्लो होता है। अब ये तो क्या है, ये तो जो है इनकम्प्लीट सर्किट है, हाफ सेल है, तो इसलिए हम इसका कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट सर्किट कैसा होगा, मेरा कंप्लीट सर्किट कैसा होगा देख लीजिए। एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर मैंने सपोज ले लिया क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ये है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। तो बेटा इलेक्ट्रोड भी किसकी लगाऊंगा, इलेक्ट्रोड भी कॉपर की होगी। और यहाँ मैंने क्या ले लिया बेटा, इसके अंदर मैंने ले लिया ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन है ZnSO4 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड भी किसका लगाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रोड भी किसका, जिंक का। और ये मैंने क्या लगाई, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्किट पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान दीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसका कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, मान लीजिए ये मेरा एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता। अब ये मेरा क्या है, दूसरा एक इलेक्ट्रोड है, तो सेल मेरा क्या हुआ, कंप्लीट। तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सकता हूँ। किसका डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, कि इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए ये ना हो, मेरे पास केवल ये है, तो मैं क्या बताऊँगा इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब मान लीजिए ये है, तो मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैं वो बता सकता हूँ। इसलिए यदि ये दो हैं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। यदि ये मान लो सिंगल अकेला है तो मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी नहीं बता सकता। तो यहाँ से हमने क्या बात प्रूव की, यहाँ से हमने ये बात सीख ली कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक बात, देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ऊपर से देख लेना। हम लिखेंगे बात, वी कैन ओनली मेजर द, दिख रहा है ना आपको, वी कैन ओनली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ए कंप्लीट सेल, टू इलेक्ट्रोड इन ए कंप्लीट सेल। देखो मैंने क्या लिखाया, मैंने लिखाया कि वी कैन ओनली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ए कंप्लीट सेल। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं किसके बीच में, टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में, किसके अंदर, इन ए कंप्लीट सेल के अंदर। जैसे ये क्या है, मेरा एक कंप्लीट सेल है, तो इस कंप्लीट सेल के अंदर हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों का, मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा था, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों का हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, एक हाफ सेल का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। ये बात आपकी समझ में आती है जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है, आपकी बात समझ में आती है तो इसे एक बार आप क्या कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्लिक कीजिए जल्दी से। देखिए अब ये बताइए कि जब मैं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस बता ही नहीं सकता तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो मैं इसका बता सकता सिंगल का, ना इसका सिंगल का बता सकता, लेकिन हाँ ये जो ये दोनों कनेक्ट हैं तो मैं इनका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। तो जब मुझे इसका भी नहीं मालूम कि जिंक का कितना होता है, ना ही मुझे कॉपर का मालूम, और मुझे इनके अलावा भी जो सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका मुझे मालूम ही नहीं, मैं पता ही नहीं कर सकता, तो मैं कैसे बताऊँ कि इलेक्ट्रोड डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए क्या किया ना, इसके लिए जो है कहते हैं ना एक जुगाड़ बनाया, क्या बनाया, एक जुगाड़ बनाया, एक थोड़ा सा आइडिया लगाया लोगों ने। तो मैं उसी आइडिया को बताना चाह रहा हूँ कि साइंटिस्टों ने किस तरह का जुगाड़ बनाया इसके लिए, इसका पता करने के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड भी किसका लगाऊंगा, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। अब ये क्या है, मेरा हाफ सेल है, तो इसका तो कभी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर नहीं सकता। तो मैंने क्या किया,
इधर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगाया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मैंने इसको इधर लगाया, इसमें क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड को कंटेन किया, इलेक्ट्रोड लगाया। अब देखो बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, बैटरी से क्या किया, दोनों को कनेक्ट किया। अब देखो मुझे इसका तो पता नहीं, इसका मुझे पता नहीं कि कितना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मैंने ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगा दिया, यानी कि मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक ऐसा हाफ सेल लगाया है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मालूम है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मालूम है। और वो जो है बेटा उसको मान के चल रहा हूँ मैं कितना, उसको मान के चल रहा हूँ मैं ई नोट, कितना मान के चल रहा हूँ, 0। उसको मान के चल रहा हूँ मैं ई नोट, दिख रहा है ना आपको, ई नोट 0 को मैं मान के चल रहा हूँ। यानी कि इधर मैंने एक ऐसा हाफ सेल लगाया जिसे मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ कि इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है, और वो कितना है, ई नोट इक्वल टू है 0। तो अब देखो यदि मैं इसका ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इसके लिए देखो ईएमएफ वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये तो आपको बता दिया मैंने। अब देखिएगा, सपोज ये मेरे क्या है, सपोज ये है बेटा मेरा, इसको ये जो मैंने 0 लिया हुआ है ये मेरा कैथोड है। सपोज इसको मान के चल रहा हूँ क्या मैं, कैथोड, तो ये मेरा क्या होगा, एनोड। अभी वैसे ही मैं मान के चल रहा हूँ रफली, ये मेरा एनोड और ये मेरा क्या, कैथोड। अब देखो इसका तो मैं बता नहीं सकता सिंगल का, यदि मेरे पास केवल Zn का हाफ सेल होता है, इसका मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकता, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता। इसका मुझे पता है, वो मैंने मान लिया 0 है इसका। अब देखो यदि ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट क्या, कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, तो देखो वैन, देखो वी कैन कैलकुलेट, अब देखिए क्या लिखना चाह रहा हूँ, वी कैन कैलकुलेट EMF potential difference between two electrodes, potential difference between two electrons from potentiometer, from और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इसके इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वी कैन कैलकुलेट EMF पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं किससे स्टैंडर्ड कर सकता हूँ, किससे मेजर कर सकता हूँ, वो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से। इंस्ट्रूमेंट के नाम है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकता हूँ। अब देखिए लेट EMF, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, सपोज वो कितना आता है, 0.76 वोल्ट आया, जो मैंने किससे मेजर किया, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से मैंने उसको क्या किया, मेजर किया, और वो कितना आया, सपोज 0.76 वोल्ट वो आता है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ये कितना है बताइए डिफरेंस, EMF मैं बता रहा था ना, कैलकुलेट के लिए क्या जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम सेम लेके चलते हैं। 0.76 इज इक्वल टू कैथोड का मैंने मान लिया था कितना, 0, इसका मुझे मालूम था 0 था, ठीक है, 0 ले लेंगे, माइनस ई नोट क्या आएगा, एनोड, यानी कि जिंक का क्या लिया था मैंने, एनोड। अब यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ई नोट आ जाएगा कितना, देखो यहाँ से आप ई नोट की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ई नोट एनोड की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम ये नहीं है आपके लिए। ई नोट एनोड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये था बेटा कि देखो कभी भी मैं सिंगल इलेक्ट्रोड का मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता। हाँ, एक कंप्लीट सेल यदि मेरे पास है उसको मैं डिफरेंस बता सकता हूँ, EMF बता सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। तो यदि मैंने इसको मान लिया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को, एक जुगाड़ मैंने सेटिंग की है क्या, इसका मैंने मान लिया क्या, ई नोट 0, यदि मुझे इसका मालूम है और मैंने पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही मैंने मालूम कर लिया, तो मेरे पास EMF की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ई नोट सेल की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू मेरे पास है,
ये वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकता हूँ। लेकिन कभी भी मैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कीजिए, इसे क्लिक कीजिए। फिर मैं बताता हूँ ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है इसके बारे में, कि हम इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, SHE इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इसमें लेते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाकर जिस भी मेटल का जिस भी इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है, इस तरह मैं लगा देता हूँ एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस तरफ लगा देता हूँ जिस भी इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है वो चीज़ लगा देता हूँ। और पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता हूँ, और उठा के जिसका मुझे पता करना है उसका मैं पता कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ी सी यहाँ बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, इसके बारे में। इसकी जगह एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लिया करते हैं। तो आप इसे क्लिक कीजिए, फिर हम बात करूँगा आगे की। क्लिक कीजिए। तो आइए बात करते हैं यहाँ लिया करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जिसको मैं बोलता हूँ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लिया करते हैं। इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये जो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इसमें ये मेरा होता है H+ एक्वस का, या हम ले लेते हैं इसके अंदर H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक फ्लास्क लगाते हैं, और फ्लास्क के बेटा यहाँ क्या करता हूँ पास H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर को पास करता हूँ। ये मेरा बेटा क्या है, ये मेरा फ्लास्क है। अब बताइए H2 गैस है, इसका तो मैं इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता, क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड मैं नहीं बनाता था, और लिक्विड का भी मैं इलेक्ट्रोड नहीं बनाता था। तो मैं क्या करूँगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ करूँगा, जो इसे क्या सरफेस प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका इलेक्ट्रोड बेटा, ये लिया है मैंने किसका इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड मैंने लिया है। अब देखो जब मैं H2 गैस को यहाँ से पास करूँगा तो वो इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होगी, डिकम्पोज होगी। ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये H2 गैस इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर जाकर डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होकर ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूज भी हो सकती है। ये नहीं जरूरी कि ऑक्सीडेशन ही हो, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है देखो, यहाँ से पास करूँगा तो यहाँ की क्या होगी, ये डिकम्पोज से ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूज भी इसको हो सकती है। तो ये मेरे सामने जो कंस्ट्रक्शन है, एक बात का ध्यान रखना, ये जो H+ एक्वस और H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसकी जो बेटा मोलैरिटी होगी वो होगी 1m, जो कंसल्टेंट इसको कहते हैं वो होगी बेटा 1m। तो ये कंस्ट्रक्शन किसका है, ये कंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन है, जिसको मैं कितना मानता हूँ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता हूँ मैं कितना, 0। ठीक है, अब देखो मुझे जिसका भी, मान लो मुझे जिंक का देखना है, मुझे कॉपर का देखना है, ठीक है ना, मुझे Ag का देखना है, जिसका भी मुझे A to Z देखना है, एक तरफ लगाऊंगा मैं ये चीज़ सेल के अंदर जो कंप्लीट सेल बनाऊंगा, दूसरी तरफ जिसका मुझे मालूम करना है उसको फिट कर दूंगा। सपोज जिंक का देखना है तो जिंक का हाफ सेल फिट कर दूंगा। अब इन दोनों के बीच में क्या, एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करूंगा। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर की हेल्प से मुझे मिल जाएगा तो मुझे E0 सेल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब E0 सेल क्या होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यदि देखिए मैंने बताया कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये रिड्यूस भी हो सकता है। यदि ये कैथोड का वर्क करेगा तो जो दूसरा हाफ सेल होगा वो एनोड का वर्क करेगा। यदि एनोड का वर्क करेगा तो दूसरा हाफ सेल किसका वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। तो जिसका भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, उसको मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इसके साथ कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लूँगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के बाद उसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना बेटा कि सिंगल इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते। जो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका हम नहीं मेजर कर सकते, हम सिर्फ इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो देखो मैंने बताया आपको H2 गैस एट 1 बार प्रेशर पे क्या होगी, डिकम्पोज होगी, तो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों की तरफ वर्क कर सकती है। तो देखो यदि एज कैथोड की तरफ वर्क करती है, एज कैथोड की तरफ वर्क करती है, तो रिएक्शन क्या होती है कैथोड पर। देखो ये मेरी मान लीजिए H प्लस एक्वस है, इसके अंदर H प्लस एक्वस सोल्यूशन है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा और हाफ H2 गैस फॉर्म हो जाएगी, और इसके लिए जो E0 होगा वो कितना होगा, 0। वही कैथोड यानी कि +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये +1 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना है 0, तो +1 से 0 जा रहा है यानी कि रिड्यूज हो रहा है, और यदि रिड्यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब देखिए एज एनोड पे क्या होगा, जो मेरी गैस है हाफ H2 गैस जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट होगी, H प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगी, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। इसके लिए भी क्या होगा, ये कोमा निशान है बेटा, कोमा है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके लिए भी E0 कितना होगा, 0 होगा। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, इसको मैं लेके चलता हूँ, और जिसका भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरह से मैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लूँगा। तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आइए अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट देखते हैं। इसे क्लिक कीजिए, यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा जो बता रहा हूँ। देखो थ्योरेटिकल लेक्चर है बेटा मेरा ये, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें भी ज़रूरी होती हैं बता के चलना, क्योंकि क्या होता है न्यूमेरिकल हम तभी सोल्व करेंगे तब थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल भी मालूम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन स्टैंडर्ड